नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज झारखंड दौरा रहेगा। दोपहर 1:30 बजे के करीब झारखंड पहुंचेंगे सीएम धामी। झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए आज सीएम धामी नजर आएंगे। धनकुढ़ी मैदान जामतड़ा में ये चुनावी जनसभा का आयोजन होगा और आज इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम धामी झारखंड पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने और चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आज सीएम धामी झारखंड दौरे पर रहेंगे। धनकुढ़ी मैदान में जामतड़ा में ये जनसभा का आयोजन होगा, जहां पर सभी व्यवस्थाएं इसी को लेकर पूरी कर ली गई है। तमाम तरह की तैयारियां दौरे को लेकर आज की गई है। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा है, करीब कब तक झारखंड पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां जनसभा को लेकर, उनके दौरे को लेकर? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे नवीन शुक्ला से, लेकिन तब तक बड़ी जानकारी है राजधानी देहरादून से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज झारखंड पहुंचेंगे। झारखंड दौरा आज बेहद महत्वपूर्ण। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धनकुढ़ी मैदान जामतड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं यहां पर पूरी कर ली गई हैं जनसभा के आयोजन को लेकर और आज प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी थे। स्टार प्रचारक के तौर पर जम्मू कश्मीर कई बार सीएम धामी पहुंच चुके हैं, कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करने, प्रचार प्रसार करने के लिए कई जनसभाएं पहले भी जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर चुके हैं और अब आज झारखंड दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऐसे ही कई जनसभाएं आज प्रस्तावित है इसी तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की। झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार कैंपेन को धार देते हुए आज सीएम धामी नजर आने वाले हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर है और आज झारखंड दौरे पर रहकर यहाँ पर जो बड़ी जनसभा जामताड़ा में आयोजित होने वाली है उस जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद होंगे जनसभा में, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी इस जनसभा में मौजूद होंगे और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सीएम धामी के लिए किए गए हैं। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़े हैं। नवीन, आज सीएम धामी का झारखंड दौरा, क्या कुछ अपडेट दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने दौरे लगा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर अन्य प्रदेशों की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार दौरा चल रहा है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने झारखंड दौरे पर है और वह दोपहर करीब 1:30 बजे वहां झारखंड पहुंचेंगे, जहां पर वह परिवर्तन सभा में प्रतिभाग करेंगे और जो सभा है वहां उसको संबोधित करने का काम करेंगे। और साथ ही दोपहर करीब 1:30 बजे वो धनकुढ़ी मैदान जो हेलीपैड है जामताड़ा झारखंड, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और 1:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झारखंड पहुंचेंगे, जहां पर परिवर्तन सभा को संबोधित करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का लगातार दौरा है, चाहे झारखंड की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो लगातार मुख्यमंत्री धामी अपने उनके जो दौरे हैं अन्य प्रदेशों में भी लग रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट इस खबर पर साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की और तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने भी पहुंचाई। 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झारखंड पहुंच जाएंगे और यहां पर परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, पारदर्शी और नकल मुक्त परीक्षाओं को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा, देखिए। उन्होंने लिखा कि युवाओं के सपनों को पूरा कर रही उत्तराखंड सरकार, हमारी सरकार युवाओं के कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीते 3 वर्षों में हमने पारदर्शी और नकल मुक्त परीक्षाओं के जरिए 17,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। अन्य पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जारी है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने।
और वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जयंती पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट किया है, वो भी देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को केदारनाथ विधानसभा के अगस्त्य मुनि मंडल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या आज और कल अगस्त्य मुनि मंडल के दौरे पर रहेंगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से पूरी गंभीरता के साथ में कार्य किया जा रहा है। लगातार वहां कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद सभी मंत्रीगणों का और संगठन का लगातार बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कई बैठकें वहां पर हो चुकी है। निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि केदारनाथ विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कार्य जो है वो किए गए हैं और आज उन विकास कार्यों को जनता के समक्ष जो है प्रॉपर तरीके से रखा जाना है। इसके साथ साथ में मैं समझती हूँ कि जो जनभावना के अनुरूप आगे क्या कार्य किया जाना है, इसके संदर्भ में भविष्य की जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, भविष्य को लेकर जिस प्रकार का उनका विश्वास जीतना है, उस पर हम सब लोगों ने काम करना है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित कई नेताओं ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। भाजपा की तरफ से कार्यक्रम नहीं है, ये दीनदयाल प्रतिष्ठान की तरफ से कार्यक्रम है। लेकिन निश्चित रूप से आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अनेक ऐसी संस्थाएं हों, या ये कहूँ कि जिन्होंने उनके दर्शन को पढ़ा होगा, जो उनके बारे में जानते होंगे, आज सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो आज माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने उस कार्यकाल में काम किया, वो जो प्रेरणा थी वो दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। एकात्म मानववाद या मैं कहूँ अंत्योदय, यानी अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का कैसे उत्थान हो सकता है, या अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है। जनता पार्टी का प्राण है दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार। उन विचारों को आत्मसात करके ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। जनसंघ के रूप में जो उन्होंने संगठन पद्धति गढ़ी, जो एकात्म मानववाद दिया, अंत्योदय दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्माण में एक मार्गदर्शक है। और उसी मार्ग पर चल करके हम लोक कल्याणकारी सरकारें केंद्र में और प्रदेशों में चला पा रहे हैं। जैसा कि जयंती है, पंडित दीनदयाल जी हम सब लोगों के लिए आदर्श है। उन्होंने जब देश दुनिया के अंदर समाजवाद और पूंजीवाद चल रहा था, उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, ये गरीब और अमीर का अंतर करते हैं, जबकि सारा समाज एक है। और इसलिए हम एकात्म मानववाद, हम छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, सब में भगवान का आवास है। और हम इसमें सबके अंदर या वो सबकी उन्नति चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। इस दृष्टि से एकात्म मानववाद चलाया और आज देश के अंदर एकात्म मानववाद के कारण गरीबी हट रही है, लोग आगे को बढ़ रहे हैं, तो देश का विकास हो रहा है। खबर खटीमा से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुद्धिजीवी वर्ग के लिए सिटी क्लब बनाने की घोषणा की है। तो वहीं इस घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से खटीमा मुख्य चौक तक रैली निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही सीएम धामी का आभार भी जताया। और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हार के डर से चुनाव टालने का आरोप लगाती आ रही है। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव कराने से नहीं डरते, ये सभी जानते हैं कि हमने कितना विकास किया है।
डरना तो उन लोगों को चाहिए जो विदेश में झूठा प्रचार करते हैं। यह आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने 15 निकायों की अनुपूरक रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही अब सरकार को सौंप दिया जाएगा। मैंने कहा, चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है, हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता है, हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाएं तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा, हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और अब देखिए, धामी सरकार ने राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने अंत्योदय योजना को एक बार फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अब इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सरकार हमेशा से ही सबका साथ सबका विकास पर काम करती आ रही है। हम हर वर्ग, हर तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती हैं। और जो अंत्योदय का जो विकास करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो, या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो, या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सके, मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ उसको, उनको जोड़ करके उनका योगदान ले सके। इस पर और अब आगे बढ़ेंगे, बता दें टेक होम राशन स्कीम का काम अब जल्द ही निजी हाथों में सौंपा जाएगा। ऐसे में प्रदेश की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 40,000 महिलाओं पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं महिला कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर सचिवालय घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। यह बता दें कि महिला कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। हमारे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जो टेक होम राशन की योजना थी, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया था। उससे जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं थी, उनको एक रोजगार का साधन कांग्रेस की सरकार ने दिया। आज 2022 नवंबर में भाजपा की सरकार ने ये बोला महिलाओं को कि ये सरकार, भारत सरकार ने बंद कर दी है और इसको FCI को दे दिया, कंट्रोल की दुकान से पौष्टिक आहार, जबकि पौष्टिक आहार में दे रहे थे, केवल गेहूं और चावल दे रहे थे, वहां से बंटवारा शुरू करा। अब उनके डिपार्टमेंट से पता चलता है कि उनकी जो भारत सरकार के उपक्रम है NCCF, 250 करोड़ का काम बिना किसी टेंडरिंग के उस कंपनी को देने की तैयारी में सरकार है, पहली बात। दूसरा, हमारे प्रदेश की 25,000 महिलाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो ये काम नहीं कराना चाहते हैं। उत्तराखंड है, देवभूमि है, और बड़ी मुश्किलें से महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ हमारी सरकार लेके आई और उस सरकार वो काम शुरू हुआ था। आज अगर हमारे प्रदेश की महिलाओं से उनका स्वरोजगार छीना गया, तो आज हमने सचिवालय घेराव किया। ये शुरुआत थी, कल हमारे पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता है, उसके बाद हम जिले वाइज SDM और DM का घेराव शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव इस मुद्दे पे करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मदरसों में पहले बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब से 2024 में मदरसों के लिए NCERT पाठ्यक्रम लाया गया है, तब से बच्चों का जो परीक्षा फल सामने आया है वो लगभग
5% रहा है, जो किसी भी बोर्ड के लिए काफी है। देखिए, हमने 2024 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया। आज तक वो बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। आज हमने उन्हें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ाया, और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम वो है जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसे पढ़ने के बाद हमारे बच्चों ने जो फल दिया है, जो परीक्षा फल उनका आया, वो लगभग 96% है, जो किसी बोर्ड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वो बच्चे बहुत ही, उन्हें जब ये महसूस हुआ कि ये सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कान है और वो बड़े खुश हैं। खेल, और हम कोशिश और कर रहे हैं कि उन्हें हम खेलकूद से भी जोड़ें, ताकि जो उनका समय है वो सही तौर से इस्तेमाल हो और वो भी राष्ट्र की सेवा कर सके और राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने अंदर जब वो उसे का संचार उनके अंदर होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राष्ट्र के लिए उतना ही कार्य करेंगे जितना हम सब लोग करते हैं। और हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन सभागार में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान साल 2023 से 24 के अनुमोदित बजट की समीक्षा की गई। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसहमति से अनुमोदित कर पारित किया गया। चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक होती है, जो आपका जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, दोनों के चिकित्सीय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। और इसमें इस वर्ष के लिए जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसका यहाँ पर तय होता है कि कितना बजट इनको, कितना आय है इनका, कितना व्यय है, यूजर चार्जेस से कितना मिला है और कितना शासन से ये अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो सारे बजट यहाँ पर प्रस्तावित थे, बजट पास किए गए हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मसूरी से आ रही बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन पूरी तरह से मसूरी में अस्त व्यस्त हो चुका है। कैंपटी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है, पूरी तरह से बाधित है। और जेसीबी की मदद से यहां पर भूस्खलन के बाद जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको हटाने का प्रयास लगातार जेसीबी की मदद से किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। अभी भी मसूरी में, उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना हुई है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन पूरी तरह से अभी भी अस्त व्यस्त है और जेसीबी की मदद से यहां पर अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास की बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है चारधाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी
तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।